अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 ये वो दिन था जब इंडिया चंद्रयान 1 लॉन्च करता है। चंद्रयान 1 इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन था और इंडिया के इस मिशन का मकसद चांद की सरफेस को एक्सप्लोर करना और साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करना था। अक्टूबर 2008 में इंडिया चंद्रयान 1 लॉन्च करता है और अगस्त 2009 यानी एक साल बाद इंडिया बदकिस्मती से चंद्रयान 1 से कम्युनिकेशन यानी कनेक्शन खो बैठता है, जिसकी वजह से यहीं पे इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक साल के इस एक्सपीरियंस में इंडिया बहुत सी अचीवमेंट हासिल कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं और ये मिशन इंडिया को बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसा कि चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल की कंफर्मेशन और दूसरे कई मॉलिक्यूल की मौजूदगी, जिनमें मैग्नीशियम और आयरन शामिल हैं। चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन इमेज भी ली जाती हैं ताकि साइंटिस्ट को आने वाले मिशन की लैंडिंग के लिए सूटेबल जगह मिल सके। सबसे बढ़कर ये कि इस मिशन से ग्लोबली इंडिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। चंद्रयान 1 के लॉन्च करने के तकरीबन 10 साल बाद यानी 2019 में इंडिया एक दफ़ा फिर अपना मून क्राफ्ट चांद पर भेजने का सोचता है। इस मिशन में यूज होने वाले क्राफ्ट को चंद्रयान 2 का नाम दिया जाता है। इस मर्तबा इंडिया का इरादा इस क्राफ्ट को मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का था। दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि क्राफ्ट को बगैर किसी हादसे या नुकसान के लैंड करवाना। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इंडिया मून की सरफेस को बहुत करीब से एक्सप्लोर करना चाहता था ताकि वहां मौजूद वाटर और दूसरे मिनरल की कंफर्मेशन हो सके। इन सब के लिए चंद्रयान 2 में एक ल्यूनर ऑर्बिटर होता है जो कि एक स्पेस क्राफ्ट के तौर पर काम करता है और वो रॉकेट या लॉन्चर से अलग होकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल होता है। इसके साथ ही एक लैंडर होता है जो कि चांद की सतह पर लैंड करता है। इसी लैंडर में एक गाड़ी भी होती है जिसे रोवर कहते हैं, जो कि इस लैंडर से निकलकर चांद की सरफेस पर चलती है और उसे एक्सप्लोर करती है। ये सब कुछ इंडिया ने खुद तैयार किया हुआ था। 22 जुलाई 2019 को इंडिया चंद्रयान 2 लॉन्च करता है, लेकिन जब चंद्रयान 2 चांद के बिल्कुल करीब पहुंचता है और अगला स्टेप उसके लैंडर का होता है जिसने लैंड करना था, तो उसी वक्त ये लैंडर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश की वजह एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है, जिसकी वजह से ये लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता और इंडिया का ये मिशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये लैंडर लैंड कर जाता तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद मून पर लैंड करने वाला इंडिया दुनिया का 4th कंट्री बन जाता। पहले 2 मिशन की नाकामी के बाद इंडिया ने हार नहीं मानी। इंडिया अब फिर से एक बार चांद पर लैंड करने की कोशिश करना चाहता है और इसीलिए इंडिया ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के नाम से एक मून क्राफ्ट लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 को भेजने का बिल्कुल वही मकसद था जो कि 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 का था, लेकिन इस बार इंडिया ने अपने क्राफ्ट में बहुत सी अपग्रेडेशन और चेंजेस किए हैं। जैसा कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर थे, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर है। ऑर्बिटर के लिए चंद्रयान 3 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को यूज करेगा, जो कि ऑलरेडी चांद के अराउंड चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 में जो लैंडर यूज किया गया है उसका नाम विक्रम लैंडर है। इसकी लेग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बनाई गई हैं ताकि लैंड करते वक्त कोई हादसा पेश ना आए। चंद्रयान 3 में एक्स्ट्रा सेंसर्स के साथ साथ एडिशनल सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। इसके लैंडर का वजन 1750 किलोग्राम है, जिसमें रोवर भी शामिल है। रोवर का अपना वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर और रोवर को चांद पर 14 दिन काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस मिशन की एक और हैरानकुन बात यह है कि इस मिशन को चांद पर पहुंचने के लिए 40 दिन का वक्त लगेगा, जबकि आज से 50 साल पहले अमेरिका का अपोलो स्पेस क्राफ्ट सिर्फ 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था, क्योंकि अमेरिका के वो रॉकेट्स चंद्रयान की निस्बत बहुत बड़े थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है और अमेरिका ने उस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था और 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। लेकिन इंडिया को चांद पर पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं है कि वो इसके लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च करे। दोस्तों, एक और सवाल जो कि आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये कि आखिर चांद के इतना करीब पहुंचने के बाद स्पेस एजेंसीज लैंडर को लैंड करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती,
क्योंकि जब मार्स पर लैंडिंग की गई थी तो तब पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि पैराशूट के जरिए लैंड करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जो कि मार्स के पास तो है लेकिन चांद के पास नहीं है। मार्स के पास जमीन के मुकाबले में 1% तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, लेकिन चांद के पास नहीं है। दोस्तों एक और सवाल ये है कि जब लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है। इसका जवाब ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में लैंडर का डोर खुलता है, जिससे स्लिप होता हुआ रोवर बाहर आ जाता है। रोवर व्हील के जरिए चांद की सतह पर चलता है और जगह जगह से चांद की मिट्टी को उठाकर एक्सपेरिमेंट करता है और जमीन पर मौजूद इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो को इन एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट भेजता है। दोस्तों मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि 14 दिन के बाद क्या ये लैंडर और रोवर जमीन पर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लैंडर और रोवर 14 दिन के बाद वही रह जाएंगे और तब तक वही रहेंगे जब तक कोई जमीन से वहां जाकर उन्हें वापस नहीं ले आता। एक और हैरानकुन बात आपको बताते चलें कि ये रोवर और लैंडर जमीन के 14 दिन काम करेंगे, जबकि चांद के सिर्फ 1 दिन के। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जमीन के 14 दिन चांद के सिर्फ 1 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 1 मून डे ही काम करेंगे, जो कि इनके लिए काफी है। दोस्तों अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर इंडिया को चांद पर जाने की इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है। बार बार नाकामी के बाद भी इंडिया चांद पर क्यों जाना चाहता है। साइंटिस्ट तो अब चांद की बात ही नहीं कर रहे, अब मार्स पर जाने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में आखिर क्या है जो कि इंडिया को बार बार चांद पर बुला रहा है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है चांद का साउथ पोल रीजन, जहां पर आइस यानी बर्फ की मौजूदगी पाई गई है। यहां आपको बताते चले कि हमने आज तक हमेशा चांद का नॉर्थ पोल ही देखा है, जबकि साउथ पोल की तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। और इसी साउथ पोल में अभी बर्फ के सोर्सेज नजर आए हैं। बर्फ का मतलब होता है पानी और पानी का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों ही रॉकेट फ्यूल्स में यूज होते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले फ्यूचर में रॉकेट्स मून पर भी बिल्ड हो सकते हैं और मून पर डीप एक्सप्लोरेशन के लिए ये पानी बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर ये पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिस्कवर होता है तो यहाँ लाइफ के चांसेस भी बन सकते हैं। इसी पानी को ड्रिंकेबल बनाया जा सकता है और इसी पानी को यूज करके चांद पर प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के दौर में स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। याद रहे दोस्तों इंडिया 34 कंट्रीज के सैटेलाइट स्पेस में भेज चुका है और इन ममालिक में हैरानकुन तौर पर अमेरिका, जापान, यूके, इजराइल वगैरह जैसे कई पावरफुल कंट्रीज शामिल हैं। अमेरिका खुद 231 सैटेलाइट्स इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी के जरिए स्पेस में भेज चुका है। अमेरिका की इसरो के जरिए सैटेलाइट्स भेजने की असल वजह यह है कि अमेरिका को नासा की निस्बत इसरो से सैटेलाइट्स भेजना सस्ता पड़ता है और इसी तरह इंडिया स्पेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अब अगर इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो इंडिया की स्पेस एजेंसीज को जो फायदा होगा इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। चंद्रयान 3 की अगर कॉस्ट की बात करें तो ये 615 करोड़ रुपए बनती है, जो कि नासा के लिहाज से बहुत ही कम है। चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग की तवक्को की जा रही है। बहरहाल दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दी वाइल्ड वन को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।